बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन था 45-year-old मैन विद डायबिटीज mellitus presented to his physician for regular follow-up. On regular examination, the patient demonstrated the most common initial sensory impairment in the patients with diabetes mellitus. Which of the following receptor is most likely affected in this patient? अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो ना यूएसएमएलई स्टाइल है। मीन्स के कान को सीधा पकड़ने के बजाय कान को दो दफा घुमा के पकड़ा हुआ है। अब आपको पहले पता होगा कि डायबिटीज mellitus की कॉम्प्लिकेशंस क्या है। ठीक है, तो डायबिटीज माइटिस की कॉम्प्लिकेशन जो इसने पूछी हुई है ना, रिसेप्टर्स अगर पूछे हुए हैं तो इसका मतलब हुआ कि कोई न्यूरोपैथी टाइप को कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो न्यूरोपैथी के अंदर पेशेंट को जो सबसे पहले जाती है वो जाती है वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन को लेकर जाने के लिए जो आपके रिसेप्टर्स यूज होते हैं दैट इज पेसिनियन कॉर्पसल्स। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली तो वाइब्रेशन लिखा होता तो हम लोग पेसिनियन क्लिक करते, डेफिनेटली पेसिनियन क्लिक करते। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। आपने से बहुत से लोगों ने मीजनर्स चूज किया हो, क्योंकि मीजनर भी इसका आंसर ठीक हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इनिशियल सेंसरी सिम्टम। ठीक है, इनिशियल जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है वो मीजनर्स लेके जाते हैं, जो वाइब्रेशन जो है वो पेसिनियन लेके जाते हैं। अच्छा जी, सर्टेन ट्यूमर एसोसिएटेड सिंड्रोम मैनिफेस्ट्स डायरिया, फ्लशिंग, एस्थमा, वीज। ये बहुत मशहूर प्रेजेंटेशन है कार्सिनाइड सिंड्रोम की। तो आप लोग गौर करें, डायरिया, फ्लशिंग, एस्थमा और वीज और विद हार्ट डिजीज। These symptoms are attributed to high circulating level of particular tumor secreted substance, which are the following acts primarily by blocking the reuptake of the same substance. तो जो आपका कार्सिनाइड सिंड्रोम है उसके अंदर रिलीज होती है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, ठीक है, जिसको हम सीरोटोनिन को हम 5-HT भी कहते हैं। ठीक है, तो 5-HT के ब्लॉकर जो है उनमें से कौन सा है इनमें से, दैट इज ट्रेजोडोन। ठीक है, तो ये मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा प्लेब और एमआरसीपी के लेवल का क्वेश्चन है बेसिकली ये। ठीक है ना, बहरहाल फिर भी अगर आप किसी ने इसको अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, 45 वुमन प्रेजेंट्स टू डॉक्टर फीलिंग ऑफ फटीग, इंक्रीज एपिटाइट, स्वेटिंग और पल्पिटेशन। अब यहाँ तक आप लोग देखें, इंक्रीज एपिटाइट कि भूख ज्यादा लगना, विद स्वेटिंग और पल्पिटेशन। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है इसको, हाइपरथायराइडिज्म है। एंडो का टेस्ट है तो मोस्ट लाइकली हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है, अच्छा, ये पेल्पिटेशन है, इसमें टैकिकार्डिया। टैकिकार्डिया इज द फीचर ऑफ सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, सिंपैथेटिक। इसी वजह से उनको उनकी दिल की धड़कन तेज होती है, उनको भूख ज्यादा लगती है। ठीक है, she received pharmacological treatment for her condition but soon developed a fever and multiple infections in her throat and GIT. Her doctor quickly discontinued the medication. Which medication was most likely prescribed? अब आपको याद होगा कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम लोग दो तरह की दवाइयाँ देते हैं। एक तो यहाँ जो पेशेंट की एंटी थायराइड होती हैं, यानी थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन को कम कर रही होती हैं, और दूसरी वो होती हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रही होती हैं, लाइक बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो अगर आप लोग एंटी थायराइड ड्रग्स याद हो तो दो होती हैं मेनली, किताब पढ़े ना। नियोमर्काजोल, मेथिमाजोल और प्रोपाइथाइजुरासिल। ठीक है, जो कार्बिमाजोल और प्रोपाइथाइजुरासिल, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। जब हम लोग ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको उनको कह के भेजते हैं कि आपको कभी भी बुखार हो या गला खराब हो तो फौरन डॉक्टर के पास आए। ठीक है, तो अपना ये कसूल लिख लें कि मैंने थायराइड की दवाई पेशेंट को देनी है ना। अब आप में से कहीं ना हाउस जो हमें लिखी भी होगी, नियोमर्काजोल के नाम से हम लोग टैबलेट लिखते होते हैं, नियोमर्काजोल और पीटीयू के नाम से। न्यूमरकजल के अंदर मेथिमाजोल होती है और पीटोजी के अंदर प्रोपाथाइजुरासिल होती है। अगर हम लोग ये पेशेंट को दें तो उसको कह के भेजते हैं, इससे आपका इसका साइड इफेक्ट होता है ए ग्रानुलोसाइटोसिस, यानी पेशेंट का न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज हो जाता है।
न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे तो पेशेंट को क्या होगा, उसका गला खराब होगा, उसको फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था हाइपरथायराइडिज्म लीडिंग टू उसकी मेडिसिन की साइड इफेक्ट के बारे में। तो आंसर इज पीटीयू, प्रोपाइल थायोजुरासिल। अच्छा, 40-year-old man with AIDS and chronic adrenal insufficiency present to the emergency department for acute and nausea, vomiting, and abdominal pain. ठीक है, तो पहले से नॉन केस है एड्रेनल इंसफिशिएंसी का, अब ऊपर से उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया है और मजीद हाइपोटेंशन के साथ आया है। लैब टेस्ट रिवील्स a potassium of 5.2, which are the following agents is most likely to have caused this patient symptoms। तो ये इस पेशेंट को बेसिकली हो क्या रहा है, इसको पहले से ही एड्रेनल इंसफिशिएंसी है, अब ऊपर से इसको अब हाइपोटेंशन में जा रहा है। दिस इज एडिसन क्राइसिस, दिस इज एडिसन क्राइसिस। ठीक है, एडिसन क्राइसिस से क्या मुराद है कि पेशेंट अब आपके पास हाइपोटेंशन के साथ आया हुआ है। तो कौन सी इनमें से मेडिसिन है जो आपकी इसको ज्यादा कर सकती है, एड्रेनल इंसफिशिएंसी को वर्सन कर सकती है, दैट इज कीटोकोनाजोल, दैट इज कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल जो रहती है वो आपकी उसको करती है, कीटोकोनाजोल आपकी स्टेरॉइड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है, इस वजह से आपकी एडिशन क्राइसिस में लेके जा सकती है पेशेंट को। इसका पेशेंट जो HIV है, HIV का ऑर्गेनिज्म जो है आपके एड्रिनल ग्लैंड में के अंदर जाएगा। एडिसन में जाने की बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन इज HIV एड्स। दूसरी वजह होती है ऑटोइम्यून डिजीजेस। अगर हम लोग एडिसन डिजीज पढ़े ना इधर से अपनी फर्स्ट एड से, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट काजेस में से क्या चीजें आती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज और HIV या वाटर हाउस प्रेडिक्शन सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा जी। A normal appearing 23-year-old man with presented sees a physician because he was awakened with several occasions of severe headache, anxiety and palpitation। अब हेडेक, palpitation और हाइपरटेंशन ये एच, ये बेसिकली किस चीज का सिनेरियो दिया हुआ है, फियोक्रोमोसाइटोमा। अब उसके साथ फियो के साथ इस पेशेंट को और साथ क्या की चीजें हैं, पेक्टिस एक्सकेवेटम है और हाइयास्ट पैलेट्स है, बायलेटरल प्रेस कैवस है, इसको हम कहते हैं मार्फिनाइड हैबिटस, मार्फिनाइड हैबिटस। तो ये बेसिकली सिनेरियो है मैन सिंड्रोम का। ठीक है, ये मैन सिंड्रोम जो है ना, ये एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट वह है, फेवरेट टॉपिक है। तो ये मैन सिंड्रोम, इसमें हम लोगों ने मैन सिंड्रोम के 3-4 MCQs दिए हैं। मैन बेसिकली आपको याद कर लें, मैन दो तरह के होते हैं, मैन 1 और मैन 2। टू आगे दो तरह का होता है, 2A और 2B। ठीक है, पिट्यूटरी, पैंक्रियास, पैराथायराइड। इसमें पैराथायराइड और फियोक्रोमोसाइटोमा, और इसमें मेडली कार्सिनोमा, थायराइड और फियोक्रोमोसाइटोमा। और साथ अगर अगर इसमें देखें तो इसमें लिखा होगा मार्फनाइट हैबिटस होता है पेशेंट को, मार्फनाइट हैबिटस। मार्फन हैबिटस से क्या मुराद है, पेशेंट लंबा होता है, जो ये फीचर इसके अंदर दिए हुए थे, प्रैक्टिस एक्सकेवेटम, हाई आस्ट पैलेट, पेस कैवस। ठीक है, तो पेशेंट को साथ रिलीज होगा मिडली कार्सिनोमा, थायराइड, कैल्सिटोनिन रिलीज करवाता है। तो इसका आंसर था कैल्सिटोनिन। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं था, ये भी कान को 2 दफा घुमा के पकड़ा हुआ है बेसिकली। क्या इसको क्वेश्चन को देने का मतलब ये मकसद सिर्फ ये था है कि आप जो है ना ये मेन सिंड्रोम जो है ना, इनका सिनेरियो पहचानना सीखें। और आपको पिट्यूटरी ट्यूमर दिया, पिट्यूटरी ट्यूमर की प्रेजेंटेशन कैसी होगी, हेडेक होगा पेशेंट को, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होंगे, प्रोलैक्टिनोमा, ग्रेक्टोरिया, इस तरह की चीजें होंगी। पेंक्रेटिक जुलिंजर एलिसन सिंड्रोम, इसका सिनेरियो कैसे आएगा कि जुलिंजर एलिसन में पेशेंट को ड्यूडेनल अल्सर्स होंगे, एसिडिटी ज्यादा होगी।
इंसुलिनमा हाइपोग्लाइसीमिया के साथ, वीआईपीएमा डायरिया के साथ, ग्लूकागोमा स्किन रैश के साथ। ठीक है, जो पैराथायराइड है हाइपरकैल्सीमिया के साथ। ठीक है, तो मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्वमेंट हो, एंडो का सवाल हो, तो मेन सिंड्रोम को ध्यान में लाजमी रखना है। ठीक है। अच्छा जी। ओवर एक्टिविटी विच सेल्स इन पैराथायराइड रिजल्ट्स इन बोन डैमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पैराथायराइड जो है वो क्या चीज रिलीज करता है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन को हम लोग फॉस्फेट थ्रेशिंग हार्मोन भी कहते हैं, कि ये बोन्स के ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे? आपकी बोन की डिस्ट्रक्शन करवाएंगे, बोन्स की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाएंगे। तो पीटेज रिलीज होता है चीफ सेल से। अच्छा जी। A 60-year-old man with 50 pack years history of smoking। जब भी आपको ओल्डर पेशेंट मिले स्मोकिंग के हिस्से के साथ, तो आपके जहन जहन में आ जाए कि ये कोई मेलिग्नेंसी है। ठीक है, ओल्डर पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, तो मेलिग्नेंसी को लाजमी जहन पे रखना है। प्रेजेंटेड विद कफ, डिस्निया एंड ब्लड इन स्पूटम। जब आपको समझ लगी ना, ये एग्जैक्ट इस तरह का सवाल प्रोमोनोलॉजी में आ सकता है, तो इस यहाँ तक क्वेश्चन आए तो डायग्नोसिस ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। He says he has been feeling lethargic and has lost 18 kg weight। तो वेट लॉस malignancy का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। With no change in his diet or exercise while waiting X-ray, the patient suffers a fits। उसको फिट्स पड़ी है, सीजर हुआ है उसको, एंड इज रश टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर द नियरेस्ट हॉस्पिटल। अब आपको यहाँ तक अंदाजा हो गया है कि यार इस पेशेंट को malignancy है, और malignancy की वजह से उसको फिट्स पड़ी है। malignancy दो तरह से उसको फिट्स पड़ सकते हैं। या malignancy उसके ब्रेन में चली गई है, मेटास्टेसिस हो गया है, या उसको कोई फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। ठीक है, आगे उसका आ गया है लैब स्टडी शो द सीरम सोडियम लेवल ऑफ 120। ठीक है, तो जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है उसकी टाइप होती है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। इसका हम चीजें होती हैं, हम कहते हैं पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। नियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। ठीक है, पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम बड़ा मशहूर है, SIADH। SIADH सिंड्रोम ऑफ इनोप्लास्टिक। ये आपको किसी ना किसी फॉर्म में SIADH लास्ट में इम्तिहान में आएगा। SIADH कहाँ पे लिखा होगा? डायबिटीज में लाइटस डायबिटीज इंसिपिडस के साथ लिखा होगा। ये रहा। ठीक है, SIADH एक्टोपिक स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये बेसिकली स्मॉल सेल लंग कैंसर का ये सिनेरियो था। एक्टोपिक इसमें ADH रिलीज होता है, इस वजह से पेशेंट को क्या होता है? वाटर रिटेंशन होती है। वाटर रिटेंशन की वजह से क्या होगा? सोडियम उसका कम हो जाएगा। ठीक है, वेरी लो सोडियम लेवल्स हो जाएगा, और पेशेंट फिट्स के साथ आएगा आपके पास। अच्छा जी। 25-year-old woman is brought to the hospital by her parents because she told them she constantly hears voices that insult her and are perform various actions। अब इसको बेसिकली हेलुसिनेशंस हो रही हैं। तो हेलुसिनेशन फीचर होता है किस चीज़ का? साइकोटिक डिजीजेस का, जो उसके हम एंटी साइकोसिस देते हैं। अब उसको शुरू करवाई गई है हेलोपेरिडोल। आफ्टर ए ब्रीफ स्टे इन psychiatry ward, she was discharged with a prescription of haloperidol, which of the following is an adverse effect of this medicine। अच्छा, जितनी भी साइकेट्री की दवाइयाँ होती हैं ना, ये आपकी ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं, और साथ हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। तो सेकेंडरी काजेज ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज लाजमी याद रखनी है आपने। देखो, प्रोलैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि इन एंटी साइकोटिक्स मेडिसिन से डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का मेन काम क्या था आपका? वो करवाना ब्रेस्ट डेवलपमेंट और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। तो मेल पेशेंट के अंदर भी, पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को भी प्रेगनेंसी नहीं है और बेबी नहीं है, उसको मिल्क की प्रोडक्शन होना शुरू हो गई है। दिस इज साइड इफेक्ट ऑफ हेलोपेरिडोल। अच्छा जी। 34 वुमन गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया। जब भी एम्बिगुअस जेनिटेलिया का लफ्ज आए, उस साथ देखना ब्लड प्रेशर कैसा है। चाइल्ड इज हाइपोटेंसिव, तो इसका मतलब है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया है।
बच्चे को इनबॉर्न कोई उसका मसला है, एड्रिनल जो हार्मोन्स है उनकी प्रोडक्शन का। देखो तो ये वाला जो पेज है आप लोगों ने इसको याद करना है, एड्रिनल ग्लैंड का। इसमें मोस्ट कॉमन जो होती है वो याद रखें 21 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, मोस्ट कॉमन इज 21 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, मोस्ट कॉमन 21 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। और बच्चा प्रेजेंट कैसे करता है? बिगोरस प्रिकॉशन प्रोबेबिलिटी के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ। विजुअलाइजेशन से क्या मुराद है कि फीमेल है तो ऐसे लगेगा कि जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेल वाले हो गए हैं। तो 21 हाइड्रोक्सीलेज। अच्छा जी। ग्लूकोकार्ड corticoids आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। मेडिकल की हिस्ट्री में ना बहुत थोड़ी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से लोगों को ना नोबेल प्राइज मिला है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड इनमें से एक दवाई है। में हर कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी मेडिसिन की शाख ऐसी नहीं है जिसमें हम लोग ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ना देते हों। ठीक है, और रूमाटोलॉजी हो जाए, स्किन डिजीजेस हो जाए, गट की बहुत सारी डिजीज, लंग्स की बहुत सारी डिजीज, इसमें हमें ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स देने पड़ते हैं। ग्लूकोकोर्टिकॉइड मीन स्टीराइड्स। ठीक है, तो स्टीराइड्स के साइड इफेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे आने चाहिए। अगर स्टीराइड्स के हम लोग साइड इफेक्ट हम सोचना शुरू करें ना, तो सर के अंदर साइकोसिस, आंखों में कैटरेक्ट, मुंह के अंदर कैंडिडा, चेहरा राउंड फेस हो जाता है पेशेंट का। ठीक है, हार्ट के अंदर हार्ट फेलियर वर्सनिंग हो जाती है, स्टमक के अंदर अल्सरेशंस बनती हैं। कहने का मकसद ये है कि स्टीराइड्स के साइड इफेक्ट्स आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। स्टीराइड्स साइड इफेक्ट्स, ये अलग से एक पेपर पे लिख लें कि मैंने स्टीराइड के साइड इफेक्ट लाजमी पढ़ के जाने हैं। इसमें कोई क्वेश्चन, हाई डोज ऑफ स्टीराइड ट्रीटमेंट कैन रिजल्ट इन विथ ईसीजी चेंजेस। स्टीराइड्स जो होते हैं तो बेसिकली हाइपोकनीमिया करवाते हैं। तो हाइपोकनीमिया की ईसीजी के ऊपर यू वेव्स बनती होती हैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को स्टीराइड्स के साइड इफेक्ट्स लाजमी आने चाहिए। कुशिंग सिंड्रोम कहीं पे लिखा होगा ना। कुशिंग सिंड्रोम का मतलब ही स्टेरॉइड्स का ज्यादा होना है। ये ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम की जो मैनिफेस्टेशन होती हैं बेसिकली स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, पेशेंट को जिस सारी चीजें होती है ना, एमेनोरिया, मून फेस, बफलो हम्प, ऑस्टियोपोरोसिस, वेट गेन, हिर्सुटिज्म, ये सारी स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट हैं। हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाती है, मेलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है, कोई स्ट्राया बन जाती है, कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। हाइपोक्लीमिया यू वेव, हाइपरक्लीमिया टी वेव पीक टी वेव इज फीचर ऑफ हाइपरक्लीमिया। तो हाइपरक्लीमिया होता है, ये याद रखना है, एडिसन डिजीज के साथ। एडिसन डिजीज के साथ हमने पहले एडिसन का सिनेरियो पढ़ा था ना, उसमें एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ स्टेरॉइड्स होता है। इसमें पेशेंट शॉक में जाता है। एडिनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो, HIV की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, या किसी मेटास्टेसिस की वजह से। Surgery is investigating hormones that act via nuclear hormone receptors. She has developed an assay to analyze the activity of these hormones by assessing messenger RNA levels of known downstream products in the various tissues. Which hormone can be studied in this technique? अच्छा, यह है थायराइड हार्मोन। तो मैंने BRF का एक पेज निकाल के रखा हुआ था कि जो आपके बॉडी के मेजर हार्मोन्स हैं, इस पेज का वैसे स्क्रीनशॉट ले लें, या ये याद रहे, इस एक पेज में से, इस एक टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते होते हैं। ठीक है, टायरोसिन किनाइज से रिलेटेड कौन से हैं, साइक्लिक GMP से रिलेटेड कौन से हैं, इंट्रा जो है सेलुलर मैसेंजर आरएनए किसके थ्रू कौन सा जाता है। ठीक है, साइक्लिक GMP से रिलेटेड कौन से हैं। तो ये एक टेबल जो है ना, ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। है रटे वाली चीज, इसको ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसकी पिक्चर वगैरह खींच के रख लें। BRS का ये पेज है, पेज नंबर, किसी के पास बुक फॉर्म में, बुक मैंने डाउनलोड की हुई है, इसका तो बुक पेज नंबर नहीं आ रहा, इसका पेज नंबर इट्स के ऊपर ही आ रहा है, 420 का क्या आ रहा है। ठीक है, 429, जो डाउनलोडेड बुक है ना उसका 429 पेज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस एक टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को कि कौन से हार्मोन का
मैकेनिज्म एक्शन किसके साथ एसोसिएटेड है? अच्छा जी। 24 nulliparous women presented to her physician with galactoria and bilateral hemianopia. Medical history is significant for hypercalcemia and recurrent duodenal ulcer, which are the following areas that shares the genetic inheritance pattern of the patient disorder. है क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन। वही पहले जो मैंने कहा था पहचानना है आपने। गलेक्टोरिया से क्या मुराद है? प्रोलैक्टिन इंक्रीज हुई, और साथ बायलेटरल हेमियोनोपिया भी है, तो इसमें पिट्यूटरी का ट्यूमर हो गया। ठीक है। पिट्यूटरी का ट्यूमर के साथ पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया मीन्स के पैराथायराइड हो गया। पिट्यूटरी एक पी, हाइपर पैराथायराइडिज्म दूसरा पी, और जुलिंजर एलिसन रिकरेंट ड्यूरल अल्सर्स जुलिंजर एलिसन सिंड्रोम। तो दिस इज आल्सो ए मैन सिंड्रोम का सिनेरियो ये भी। इस वजह से कहता मैन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कम हम लोग इस आम रूटीन में इसके केसेस कम देखते हैं, लेकिन जो एग्जाम होता है वो चूंकि उसमें रेयर चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं, तो ये आपको मैन सिंड्रोम के मैनिफेस्टेशन लास्ट में याद हो। एक मैन वन में और टू में कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन हैं। ठीक है। तो इसका जवाब था हाइपोक्रोमिक प्लूरी पैरालिसिस। वाई के जो मैन सिंड्रोम है अर्सोमल डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट कौन कौन सी डिजीज होती हैं? डोमिनेंट डिजीज वो होती हैं जो कि हर जनरेशन में आ रही होती है। दादों को भी है मसला, बाप को भी है, फिर बेटे को भी होगा और बेटे के बच्चे को भी। इसके इसके अंदर जनरेशन स्किप नहीं होती, जबकि रिसेसिव डिजीज के अंदर जनरेशन स्किप होती है। ठीक है। तो इन डिजीज में से जो फेमिलियल डिसऑटोनोमिया है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। वो हाइपोक्रोमिक इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। A particular hormone stimulates the enzyme that converts testosterone to 17B estrogen granular cell. What is the second function of this hormone? बेसिकली ये एंजाइम था एरोमेटेस। अच्छा, पहले जहाँ पे हम लोगों ने 21 हाइड्रोक्सी डेफिशिएंसी देखी थी ना, ये वाला, ये बायोकेमिस्ट्री में इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। बायोकेमिस्ट्री में तकरीबन इसमें से एक आधा सवाल आ जाता है इसमें से। आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल से शुरू होके कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ कहाँ पे एक्ट करके उनका टर्मिनल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली एंजाइम इज एरोमेटेज। तो एरोमेटेज की इनहिबिशन से क्या हो रहा है? ठीक है। तो इसमें इसका क्वेश्चन आंसर था इनहिबिशन सिक्रीशन। ये इनहिबिशन सिक्रीशन करता है। बेसिकली ये वो क्वेश्चन जो था ना, ये फीमेल जो एंडोक्राइनोलॉजी है ना वहां से लिया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट ईयर में से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खोलूँ ना, उस इस वाले एंडो के चैप्टर में, फर्स्ट के इस एंडो चैप्टर में इतनी फीमेल एंडोक्राइनोलॉजी नहीं दी हुई। ये बेसिकली उस चैप्टर में से उठाया हुआ सवाल है। अच्छा जी। 25 women with a history of obesity presented with never she is seeking advice on how to lose weight. She has been on a diet and exercise program for the last month without much success and wants to try to pharmaceutical intervention. The mechanism of action which the formula is similar to that of sibutramine. Sibutramine एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आप पर्सन से बाहर जब हम ओबेसिटी के गाइडलाइंस पढ़े तो उसके अंदर पेशेंट जब अपनी पूरी कोशिश कर चुका हो वेट लूज करने की, तो उस वक्त हम लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं सभी। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है? डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिटर है। तो इनमें से कौन सी दवाई जो डोपामिन और एपिनेफ्रिन इनहिबिटर है? दैट इज मिथाइलफेनिडेट। मिथाइलफेनिडेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा एडीएचडी के अंदर। एडीएचडी क्या चीज़ होती है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपनी कंसंट्रेशन नहीं रख पाते होते, उनके अंदर उनको हम लोग एडीएचडी लेबल करते हैं। A researcher is studying type 2 diabetes and attempted to induce insulin resistance. अभी इंसुलिन का मैकेनिज्म एक्शन पूछा हुआ, इनहिबिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस दिस इफेक्ट। तो ये भी यहाँ से उठाया हुआ है। इंसुलिन टायरोसिन काइनेज, और टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करेगा तो इंसुलिन इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है। तीसरे इसमें कह रहा हूँ कि ये वाला जो पेज का ये वाला टेबल है ना, इसको लाजमी याद कर लीजिएगा। यंग पेशेंट डेवलप एंजाइटी एंड ट्रेमर्स।
ट्रेमर्स जब भी हो, ट्रेमर्स की कुछ टाइप्स होती हैं। रेस्टिंग ट्रेमर्स, एक्सटेंट ट्रेमर्स और पोस्चरल ट्रेमर्स। रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं पार्किंसनिज्म के अंदर, ठीक है, पिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं। और एक्सटेंट ट्रेमर्स होते हैं सेरिबेलम में। मीन्स के पेशेंट किस चीज को अप्रोच करता है तो उसका हाथ ऐसे कांपना शुरू हो जाता है। और एक्शन ट्रेमर्स होते हैं हाइपरथायराइडिज्म और एंजाइटी के अंदर, ठीक है। लेकिन एंजाइटी जब भी हो तो हाइपरथायराइडिज्म को लाजमी रूल आउट करना चाहिए, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। विच आर द फंडामेंटल कॉज ऑफ नॉन ब्रीदिंग एडिमा? तो इस मिक्सिडीमा इज हाइपोथायराइडिज्म, ये सिंपल क्वेश्चन है। हार्ट फेलियर के अंदर आपको पिटिंग एडिमा मिलेगा। A child presented with glucose 400 Dr. Plus IV fluid and insulin, he improved for some time and then went into coma. What is the probable cause? तो क्या हुआ है इस पेशेंट को? बेसिकली डीके हुआ है। आल्दो इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, इसका ना ये आंसर जो है वो होना चाहिए था सेरेब्रल एडिमा। अब इस पेशेंट को फ्लूइड भी मिल रहा है और इंसुलिन भी मिल रही है। अगर फ्लूइड रैपिडली चला जाए ना, हमें जो, आप एक असूल याद रखिएगा कि बॉडी के अंदर सोडियम इंक्रीज हुआ है ना, उसको हमेशा स्लोली डिक्रीज करना है। अगर सोडियम कम हुआ है ना, फिर भी उसको स्लोली, जितनी स्पीड से हुआ है उतनी स्पीड से ही उसको करेक्ट करना है। लेकिन अगर रैपिडली करेक्ट करेंगे तो दो काम हो गया, सेरेब्रल एडिमा होगा या पेशेंट को लॉक्ड इन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसको डीके था, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर मेटाबॉलिक एसिडोसिस लगाया हुआ है, लेकिन इसका आंसर सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है। Patient is having anorexia, lethargy, confusion, and his sodium is 112. वही SADH, hyponatremia, SIADH. Which is the fundamental hormone responsible for the maturation of follicles? F से follicle, F से FSH। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये उसमें से आए हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, आपने नोट किया होगा फीमेल एंडोक्राइनोलॉजी में। फर्स्ट एड का जो आगे वाला चैप्टर है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसकी एंडोक्राइनोलॉजी भी यूज की है। कोई BRS वगैरह में सारी इकट्ठी लिखी हुई है फिजियोलॉजी की दूसरी बुक्स के अंदर। फूडी मैन विद पोलीजूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये किस चीज़ के फीचर्स हैं? यूरिन ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, खाना ज़्यादा खाना। शुगर के, तो शुगर का टेस्ट करने के लिए हम 3 मंथ्स एवरेज शुगर किस कौन सी टेस्ट करते हैं? HbA1c। ये हर डॉक्टर को बताना चाहिए HbA1c क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमने पिछली बार बात की थी कि ये जो सिंपल क्वेश्चन गलत होता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नेगेटिव होता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म? द ग्रेव्स डिजीज द मोस्ट कॉमन काज। रिडल थायराइडिस, आयोडीन और टॉक्सिक एमएनजी। ये ये भी सारी हाइपरथायराइडिज्म इनके अंदर भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन इज ग्रेव्स डिजीज। 30 women female presented with thyroid spotting for past few years. Examination having a palpable dude, which are non-tender thyroid scan shows decreased uptake. What will be the diagnosis? अच्छा, जो होता है ना आयोडीन अपटेक, दो तरह का होता है, इंक्रीज अपटेक और डिक्रीज अपटेक। इंक्रीज अपटेक का मतलब है कि रिड्यूस आपका ज्यादा काम कर रहा है, वो आपको सारा काला काला सा नजर आएगा। ठीक है, डिक्रीज अपटेक से क्या मुराद है, वो फ्लैट नजर आएगा उसके अंदर। अगर उस एक्टिविटी नहीं है उसको कोल्ड नड्यूल कहते हैं। तो कोल्ड नड्यूल की ना हमेशा FNA बायोप्सी लाजमी करते हैं, तो कोल्ड नड्यूल के मलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये लफ्ज एक याद रखना है। कोल्ड नड्यूल की क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर हमें आयोडीन अपटेक पे कोल्ड नड्यूल बता दे, उसकी FNA लाजमी करवानी है। ठीक है, अच्छा जी। हम इसका वॉशरूम जाते जाते हो तो पुनः लेके जाया करो साथ में। अच्छा जी। 25 वाला हो गया, हाँ कोल्ड नड्यूल हो गया। A 30-year-old American female came to the endocrinologist with the complaint of diffuse swelling of thyroid gland, palpitation and diarrhea। ज्यादा आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या है इसको? हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर फीचर्स
क्या होंगे? T3 T4 रेज्ड होगा और TSH डिक्रीज होगा, प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है। और साथ एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज से डायग्नोसिस ग्रेव्स डिजीज। हैशीमोटो में भी इनिशियली जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो आपके थायराइड के सेल्स टूटते हैं तो स्टोर जो थायराइड हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। तो पेशेंट को इनिशियली हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स आ सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली हाइपो में कन्वर्ट हो जाता है पेशेंट। ठीक है। अच्छा, a woman came to the family physician for the complaint of constipation, cold intolerance and gaining weight। अब यहाँ तक आप लोगों को क्या लग रहा है? कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, दिस फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। विद डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे डिस्टर्ब होता है हाइपो और हाइपर के अंदर? हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ओलिगोमेलेरिया हो जाता है। हाइपर के अंदर ओलिगोमेलेरिया यानी कि मेंस्ट्रुएशन कम होती है, जबकि हाइपो के अंदर ज्यादा होती है। पॉलीहाइड्रोमिनिया, पोली कह रहा हूँ, पोलीमिनोरिया होता है, मिनोरेजिया होता है। मैंने तो ये हाइपोथायराइडिज्म के साथ पेशेंट को ब्रीड के साथ बहुत ज्यादा सिक होते हुए देखा हुआ है। वार्ड में एक पेशेंट था बेचारी, उसको हाइपोथायराइड डायग्नोस्ड केस नहीं था। ये ये आप लोगों ने ये जो हाइपर और हाइपो का जो पेज है ना, क्योंकि एंडो की जो डिजीज है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज डायबिटीज माइटस, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म है। तो ये वाला एक जो पेज है ना हाइपर और हाइपर का, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। कि आप लोगों को क्लिनिकली प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाद में जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दोनों के अंदर एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग लिखी हुई है, लेकिन जो हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि हाइपर के अंदर ब्लीडिंग कम होती है, जबकि हाइपो के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ये एनीमिया की बड़ी इंपॉर्टेंट काज हो सकती है ये। अच्छा जी। 25 American obese male presented to doctor for removal of the stitches. Doctor noticed that wound is not healing proper. Poor wound healing, वेट गेन है, पूरी हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, लिथार्जी, पॉलीडिप्सिया, पॉलीजूरिया। और ये फीचर्स किस चीज के हैं? डायबिटीज माइटस के। देखो ऊपर से उन्होंने दे भी दिया, HbA1c भी दे दिया। ठीक है, डायग्नोसिस है डायबिटीज माइटस। अच्छा, जो एज है ना 50 ईयर्स, इससे आप लोगों ने अंदाजा लगाना है कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है। तो टाइप 1 जो होती है वो यंग एज में होती है ज्यादातर ना। तो टाइप 2 के अंदर भी थोड़ी बहुत जब पेशेंट को होता है ना, स्ट्रेस बढ़ती है तो कीटोन्स पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट हम लोग इसका जो डायग्नोसिस बना सकते हैं। हाँ, जो टाइप 1 है वो यंग एज में ज़्यादा होता है। टाइप 2 के अंदर बी कीटोन्स पॉजिटिव आ सकते हैं जब पेशेंट को स्टारवेशन हो। तो बेसिकली ओबीज है, ओबीज के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और एज ज़्यादा है। 26 men with solitary reduce once within OP division the following should be done। अच्छा, एक थायराइड रिड्यूस का वर्कअप आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि रेडियो आइसोटोप स्कैन करवाते हैं इसमें पहला। देखो स्कैन पे हम लोग क्या देखेंगे? कोल्ड ड्यूल और हॉट ड्यूल। अगर कोल्ड ड्यूल होगा तो उसके हम लोग FNA लाजमी करेंगे। ठीक है। FNA चूंकि एक इन्वेसिव टेस्ट है, इस वजह से इसको हम बाद में करते होते हैं। तो इसमें हम लोग पहले स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड करने के बाद FNA करेंगे। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस का एक असूल बना लें कि हम लोग पहले नॉन इन्वेसिव करते हैं। ठीक है। बाद में इन्वेसिव इन्वेसिव टेस्ट करते होते हैं। आपको रैपिड हार्ट रेट, वेट लॉस, दैट इज हीट सेंसिटिव, मोस्ट लाइकली सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म।
Which of the following hormones act on cyclic GMP, तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, फिर वो वाला पेज आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक जीएमपी। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते होते हैं आप लोगों को, फास्फोडाइज एस्ट्रेज इनहिबिटर्स के साथ, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ। ये बहरहाल ये आप लोगों के लेवल से थोड़ी सी ऊंची चीज चली जाती है, ये जो मैंने अभी दोनों लफ्ज बोले हैं। देखिए, आपको ये पता हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक जीएमपी से रिलेटेड है। विच आर द फॉलोइंग एंडोक्राइन कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन? फियोक्रोमोसाइटोमा डेफिनेटली। बाकी तो प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी एनाटॉमिकल कॉजेज हैं। पॉलीसिस्टिक रीनाइटिस सिनोसिस, कॉकटेशन ऑफ एओर्टा, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। जब किसी को हम लोग सोचते हैं उस वक्त जब किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की दवाई दी लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, उसको वो दवाई मैक्सिमम तो ले गए हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस वक्त हम लोग सोचते हैं कि इसको कोई सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन तो नहीं है। ठीक है, तो फियोक्रोमोसाइटोमा एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक डायग्नोसिस है। फियोक्रोमोसाइटोमा का जो सिनेरियो है ना आप लोगों को, किस किस तरीके से आ सकता है पेशेंट को, हेडेक है, पल्पिटेशन है, और क्या कहते हैं उसको, वो होता है उसको पसीना आता है। ठीक है, तो ये इतना सा जो पोर्शन है ना फियोक्रोमोसाइटोमा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेटिंग, हाँ, पर्सपिरेशन स्वेटिंग, ये इसकी सिम्टम्स लिखी हुई है ना, एपी इसकी सूरत में, हाइपरटेंशन, हेडेक, इंक्रीज पर्सपिरेशन, स्वेटिंग जिसको कहते हैं, पर्सपिरेशन स्वेटिंग को बोलते हैं, पल्पिटेशन और पेलर, ये सारी उसको एपिसोडिक होती हैं। ठीक है, एपिसोडिक से क्या हो रहा है, किसी वक्त होता है किसी वक्त नहीं होता। ठीक है, तो एपिसोडिक हेडेक पल्पिटेशन डायग्नोसिस फियोक्रोमोसाइटोमा। 74 female with diabetes come to IPD with the complaint of blood vision and haziness in both eyes, mostly at night. डायबिटीज mellitus के पेशेंट में, और ये वैसे तो इस एज के हिसाब से भी इस पेशेंट को कैटरेक्ट हो जाना है। ठीक है, तो आई आई का कोई भी क्वेश्चन आए तो कैटरेक्ट बड़ा याद रखना है आप लोगों ने। इस दफा जो अपना एनालिसिस स्टेप 2 था उसमें कैटरेक्ट का सिनेरियो आया हुआ था। कैटरेक्ट में हम सबको होना है कि जो हम 35-40 से ऊपर जाएंगे तो हमें कैटरेक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। हमारे सारे पेरेंट्स को है, जब बड़ा कॉमन लफ्ज यूज होता है जो कहते हैं आंख बनवाई, जो आंख बनवाने वाला जो बात है ना, बेसिकली कैटरेक्ट ही है वो आपका लेंस जो है एज के हिसाब से हार्डन हो जाता है, वो उसमें से दिखना कम हो जाता है। ठीक है, ओल्ड मैन विद डायबिटीज fall due to miss two stairs, this happens due to which nerve? ये एंडो का सवाल नहीं है बेसिकली, चलो डायबिटीज माइटस जो है ना, एक काज है आप लोगों की नर्व इंजरी की, नर्व की डैमेज की, न्यूरोपैथीज की। तो ये बेसिकली पेशेंट को क्रेनियल नर्व 4 का, जो क्रेनियल नर्व 4 होती है वो कौन से मसल को सप्लाई करती है, अगर आप लोगों को याद हो, दैट इज SO4, स्पीरियल ओब्लिक को। स्पीरियल ओब्लिक का काम होता है आई बॉल को ऐसे नीचे से खींच के ऐसे नीचे की तरफ देखना। तो जैसे हम लोग सीढ़ी जब उतर रहे होते हैं तो हमारी आंख नीचे की तरफ देखती है। ठीक है, तो सीढ़ियों से ट्रिप करने का क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन बेसिकली है एनालिसिस स्टेप 2 का। एग्जैक्ट इसी तरह का सिनेरियो दिया होता है, और क्या होता है कि इसमें बताओ पेशेंट को का एग्जामिनेशन करो, पेशेंट को स्टेयर्स गिरते हुए, स्टेयर्स से उतरते हुए उसका मसला हुआ है। तो स्टेयर्स उतर से अब हम लोग कैसे करते हैं, हमें यहाँ हमारी आंख नीचे की तरफ देख रही होती है, ये काम था SO4 का। ठीक है, स्पीड का किससे सप्लाई होती है, क्रेनियल फोर्स से। स्पीड का काम था नीचे देखना। After a female came to medicine OPD with complaint of neck pain, urination, joint pain, calcium and PTs are raised. X-ray shows decreased bone mineral density. What is your diagnosis? तो हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया की मोस्ट कॉमन काज इज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया कहीं भी आए, ये बेसिकली हाइपरकैल्सीमिया की सिम्टम्स हैं। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया इज इक्वल टू हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। जब भी किसी पेशेंट का कैल्शियम लेवल इंक्रीज आए, कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 8.5 टू 11। किसी पेशेंट की 11 से ऊपर चली गई है ना, तो वो अगर शॉक में आता है आपके पास तो आप उसको फ्लूइड देते हैं। इसको उसी तरह मैनेज करते हैं जैसे हम लोग डीके को मैनेज कर रहे होते हैं, फ्लूइड पहले देना HHS की तरह।
A 30-year-old male having a large nose, forehead, jaw, widened hands, fingers and feet, complains of headache and decreased vision. ये आप लोगों को यहाँ तक क्या अंदाजा हुआ कि enlarged हो गया सारा कुछ? तो gigantism, एक्रोमेगैली। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शंस हो सकती थी, एक्रोमेगैली और gigantism भी। तो एक्रोमेगैली ये ये टर्म जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिकल टर्म है। A 43-year-old female is a known case of hyperthyroidism, came in emergency with complaint of high grade fever, sweating, she is confused, tachycardia। हाँ, अब हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट को कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि उसको इस वक्त सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस है। सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस को हम लोग कहते हैं थायराइड स्टोन, कहते हैं थायराइड स्टोन। अच्छा, 50-year-old female presented with anxiety and irritability with fine tremors, uncontrollable heat sensitivity and increased perspiration और warm moist skin। तो यहाँ तक वो क्या लग रहा है, क्या चीज़ है उसको? एंडो का टेस्ट है तो थायराइड डिजीज, हाइपरथायराइडिज्म है। तो हाइपरथायराइडिज्म के मोस्ट कॉमन काज इज ग्रेव्स डिजीज। हाइपरथायराइडिज्म विद गोइटर, तो डायग्नोसिस जैसे गाइटर में लिखा हुआ है, तो डायग्नोसिस इज ग्रेव्स डिजीज। डायग्नोसिस ग्रेव्स डिजीज। अच्छा जी, osmolality of serum and urine in SIADH is। अब साफ साफ है कि जब एडीएच से क्या मुराद है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि वाटर रिटेन हो रहा है बॉडी के अंदर। जब वाटर रिटेन हो रहा होगा तो सीरम सोडियम को क्या होगा, सीरम की ऑस्मोलिटी को क्या होगा, कम हो जाएगी और यूरिन गाढ़ा हो जाएगा। तो सीरम की कम और यूरिन की ऑस्मोलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे एडीएच जो है ना, ये भी हम लोगों ने शुरू में आपको दिखाया है। ऐसे एडीएच जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का, ये वाला, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एग्जाम्स का फेवरेट है ये बेसिकली। अच्छा, 60-year female known case of thyroid came to OPD with complaint of fatigue, weakness, vitiligo, ankylosing। What is the diagnosis? यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया था कि इस पेशेंट को क्या था। पहले नोन केस है थायराइड की, अब साथ उसको अनीमिया हो गया। ठीक है, तो जब भी किसी पेशेंट को एक ऑटोइम्यून डिजीज हो ना, तो उसको साथ हमेशा सोचना चाहिए कुछ सेकंड ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है कोई। ठीक है, तो अगर आप लोग थायराइड हाइपोथायराइडिज्म की मैनिफेस्टेशंस पढ़े ना, उनके अंदर भी पेशेंट को साथ दिया होता है कि साथ पेशेंट को किस जगह पे वो है कि नहीं है। एसोसिएशन इनकी हमेशा ऑटोइम्यून डिजीज के साथ होती है। ठीक है, ये वाला पेज फिर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 50-year-old female presented in medicine OPD with complaints of firm heart, painless swelling in the neck। अब इन फ्रंट ऑफ द नेक तो थायराइड की स्वेलिंग हो गई, हार्ड और पेनलेस है, तो इसका मतलब है कि थायराइडाइटिस होगा, रीडल्स, लेकिन वो पेनफुल होता है। शी टोल्ड डॉक्टर दैट शी हैज हॉर्सनेस, डिस्निया, डिस्फेजिया। ये डेंजरस साइंस हैं कि थायराइड तो इलाज है, लेकिन उससे दबाना शुरू कर दिया इससे फिगर्स को। उसका क्या मतलब हुआ कि ये मोस्ट लाइकली ये malignancy है विद माइक्रो कैल्सिफिकेशन और इरेगुलर मार्जिन्स भी। ठीक है, तो आप लोगों ने सिनेरियो से पहचानने की कोशिश करनी है कि सिंपल थायराइड गॉइटर है, मैनेजमेंट है, या कोई काम ज्यादा खराब हो गया हुआ है। दिस वाज द सिनेरियो ऑफ malignancy, थायराइड कैंसर। और थायराइड कैंसर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थायराइड कैंसर की जो चार टाइप्स होती हैं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। कौन कौन से टाइप के कैंसर होते हैं? पिलरी, फोलिकुलर, मेडलरी और एनाप्लास्टिक। ठीक है, तो इनकी मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, ये आ जाती है इम्तिहान के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, which of the following is the characteristic of myxedema? नॉन पिटिंग एडिमा, डेफिनेटली myxedema में पेशेंट को क्या होगा? 5 मिनट। अच्छा, एंजाइटी, एजिटेशन, palpitation and मां मसल वीकनेस, डायरिया, एग्जामिनेशन गोइटर विद एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट काज हाइपरथायराइडिज्म।
अगर आप लोगों को एटिफिकेशन की दूसरी काजेज याद हो तो क्या होती हैं? माइटोसिनोसिस, हाइपरटेंशन, सीओपीडी, एक्सर्सेबेशन। ठीक है। तो ये आप लोग क्या लग रहा है यहाँ पे? ये थायरोटॉक्सिकोसिस सीवियर है। तो पेशेंट को थायराइड स्टॉप है बेसिकली। अच्छा जी। 3-year-old boy with co-special feature with protruding tongue and umbilical hernia to found mental retardation, apparent deficiency which of the following hormone? यंग एज में जो प्रोट्रूडेड टंग है ना, वो फीचर है हाइपोथायराइडिज्म का। ठीक है, इस वजह से अगर माँ हाइपोथायराइड है ना, तो उसकी ट्रीटमेंट, मदर अगर हाइपोथायराइड है प्रेगनेंसी में, उसकी थायरोक्सिन हम लोग थोड़ी सी बढ़ाते होते हैं। ठीक है। अगर बेबी के अंदर, बेबी को पूरी थायरोक्सिन नहीं जाएगी ना, तो ये काम होगा, मेंटल रिटार्डेशन, तो फिर पूरी उम्र का रोग होगा। ठीक है, इस वजह से हर वो खतून जो प्रेग्नेंट होती है, जो हाइपोथायराइड है, वो प्रेगनेंसी की तरफ जाती है, तो उसको लाजमी तौर पे अपना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अपने थायराइड फंक्शन लाजमी होने चाहिए। और प्रेगनेंसी के साथ थायराइड का हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर हम लोग पेशेंट का फ्री T4 करवाते होते हैं। ठीक है, इसमें पेशेंट में प्रेगनेंसी में प्रोटीन ज्यादा हो जाती है, ग्लोबुलिन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल T4 T3 करवाएंगे तो वो ज्यादा आएगा, लेकिन फ्री T4 T3 जिसने काम करना होता है वो नॉर्मल आएगा। फर्स्ट डायग्नोसिस थायराइड इन्वेस्टिगेशन, सावधान हिस्टोलॉजी अपना लेनी है तो आपको FNA करना पड़ेगा। पेशेंट प्रेजेंटेड विद कार्पोरेटर स्पैज्म विद पॉजिटिव शॉपस्टिक साइन, तो ये फीचर किस चीज का है? हाइपोकैल्सीमिया का। शॉपस्टिक साइन क्या चीज होती है? हाइपोकैल्सीमिया, सॉरी, कैल्सीमिया। शॉपस्टिक साइन क्या चीज होती है? हम पेशेंट की ना चेहरे पे ऐसे टैप करते हैं, तो उसके ना जो माउथ, मुंह के जो मसल्स हैं, वैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। Which is the following is the metabolic fuel utilized to generate glucose in severe starvation? Definitely fats। ठीक है, फैट्स की मेटाबॉलिज्म से पेशेंट कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से कीटोन्स की प्रोडक्शन की एक इम्पोर्टेंट काज इज स्टारवेशन। ठीक है, तो डीके के अलावा स्टारवेशन के अंदर भी पेशेंट को कीटोन्स पॉजिटिव आ सकते हैं। A female after 10 days of delivery unable to lactate and cool intolerance. History of severe postpartum hemorrhage. What is the most likely cause? Diagnosis is Sheehan syndrome. पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का एडिनोमा था, पिट्यूटरी की का नेक्रोसिस हो गया हाइपोटेंशन की वजह से। डायग्नोसिस है शीहैन सिंड्रोम। ये एक सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पेशेंट को फर्दर क्या होगा? इसको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, इसको FSH LH इसका कम होने के बाद सेकेंडरी इसको एमोनोरिया हो जाएगा। मीन्स के पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स थे सारे इसके कम हो जाएंगे। A patient has a specific endocrine disease presented with headache, blood pressure, palpitation, perspiration, ये and pale and is pale। ये पी वाले जो चीजें हैं, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? पी वाली चीजें कौन आंसर करेगा? फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा जो एग्जाम का ना फेवरेट टॉपिक है ये। अच्छा जी। हमने जब फियोक्रोमोसाइटोमा को ट्रीट करते हैं तो हम लोग पेशेंट को अल्फा ब्लोकर्स पहले देते हैं, फिनोक्सीबेंजामिन। फिर उससे बने अल्फा ब्लोकर्स। फिनोक्सीबेंजामिन इज अल्फा ब्लोकर्स। ठीक है, ये अल्फा ब्लोकर मस्ट बी अचीव बिफोर गिविंग बीटा ब्लॉकर्स टू अवॉइड ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर नहीं देंगे तो पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, अल्फा ब्लोकर फर्स्ट देन बीटा ब्लॉकर्स।
A patient has a tumor in lungs. Symptoms include wheezing, flushing, diarrhea, and plethora. ये बेसिकली किस चीज का सिनेरियो है? कार्सिनाइड सिंड्रोम। कार्सिनाइड कैसे रिलीज होती है? सेरोटोनिन। A female is known case of hyperthyroidism and is now pregnant in her third trimester. Which drug should be given to control hyperthyroidism? कार्सिनाइड कार्सिनाइड सिंड्रोम भी जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर में किसी न किसी जगह पे लिखा होगा। ये लिखा हुआ है पेज 352 के ऊपर। ठीक है, कार्सिनाइड ट्यूमर राइज फ्रॉम न्यूरोकाइनेटिक सेल्स मोस्ट कॉमनली। ये 5 एच रिलीज करते हैं इसको। और पेशेंट को प्रेजेंट ऐसे ही होता है, पेशेंट डायरिया, वीजिंग, हार्ट डिजीज, उसका हार्ट डिजीज के साथ। ठीक है, आपको इसी तरह लफज फ्लशिंग याद रखना है इसके साथ। अच्छा, प्रेगनेंसी है विद हाइपरथायराइडिज्म। तो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पी से प्रेगनेंसी और पी से पीटीयू में प्रोपाइथायराइडिज्म। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हम प्रोपाइथायराइडिज्म देते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड के अंदर हम पेशेंट को मेथिमाजोल पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर इज मेथिमाजोल।